गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज की इस कक्षा में मैं दोबारा से आपको, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि जो पीडीएफ की कक्षाएं थी आपकी, उन कक्षाओं को दोबारा से मैं आपको आकर के समझा दूंगा। आपने लिखने का मैटर सारा लिख लिया होगा, नोट्स आपके बन रहे होंगे, उम्मीद जहाँ तक मुझे है। ज़्यादा लंबे मैंने बनाए भी नहीं उनको। तो आज से हम जो है उन सारी चीज़ों को दोबारा से समझेंगे, ठीक है। वहाँ हमने समझने की कोशिश की थी, यहाँ भी हम समझेंगे दोबारा से। लिखना आपने लिख लिया होगा, आप टेंशन ना लीजिए, आपका कोर्स आसानी से पूरा होगा। मई तक आपका सेशन बढ़ा दिया गया है, तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हम आसानी से अपने कोर्स को कवर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास पढ़ रहे हैं और बीए सेकेंड ईयर में हमने एक पेपर जो था हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, उसको हमने ख़त्म कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद ये आपका पहला पेपर है, वो दूसरा पेपर था आपका, ये पहला पेपर है आपका। इसको रिसोर्सेज ज्योग्राफी कहते हैं। हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी। और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे आज से रिसोर्सेज ज्योग्राफी। रिसोर्सेज ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल। देखिए, जैसे जैसे आप ऊंची कक्षाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएंगे, आपके सब्जेक्ट का दायरा बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट जो है उसका दायरा बढ़ता जाएगा। और आप जैसे जैसे नीचे वाली कक्षाओं में पढ़ने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट धीरे धीरे सीमित होता जाएगा और सब्जेक्ट का दायरा सीमित होता जाएगा। कक्षा 8, 9 और 10 आपने पढ़ी होगी, उसमें एक बुक चलती है सामाजिक विज्ञान। देखा था आपने, सोशोलॉजी, कौन सोशल साइंस बोलते हैं इसको, सामाजिक विज्ञान। अब इस सामाजिक विज्ञान की बुक में आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। आपको इसमें हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको इसमें ज्योग्राफी मिल जाएगी, आपको इसमें पॉलिटी मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगी आपको इसी में जो है एग्रीकल्चर मिल जाएगी। आपको सबका पार्ट है इसमें। आपको इसमें आर्थिक भूगोल, जिसको इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमी मिल जाएगी आपको। सारी चीज़ें आपको इस कक्षा 8, 9 और 10 की सामाजिक विज्ञान की किताबों में आपको मिल जाएगी। इसमें आप सारी जानकारी जो होती है, उस सारी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में। जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, 9वीं में जाते हैं, 10वीं में जाते हैं, इसका दायरा बढ़ता जाता है। 1 की 2 पुस्तकें हो जाती है कभी। फिर हम 10वीं के बाद हमारे रास्ते खुलते हैं। 10वीं के बाद रास्ते खुलते हैं तो यही सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड थी, वो एक एक शाखाओं में बढ़ जाती है। राजनीति अलग शाखा बन जाती है, ज्योग्राफी अलग शाखा बन जाती है, और हिस्ट्री अलग शाखा, पॉलिटी अलग शाखा। इस तरीके से अलग अलग शाखाएं वितरित हो जाती है और बच्चे को फिर उनमें एक में पारंगत होना पड़ता है, एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। जैसा कि आपने चूज़ किया था, आपने मान लीजिए ज्योग्राफी, भूगोल, आपने भूगोल को उसमें से चूज़ किया था, ठीक है। अब जब भूगोल को आपने उसमें से पसंद किया, तो भूगोल आपको मिली सिर्फ और सिर्फ एक। कौन सी भूगोल आपको मिली? आपने पढ़ी उसमें भौतिक भूगोल, कक्षा 11 में, यही पढ़ी होगी ना, फिजिकल ज्योग्राफी। क्या पढ़ा आपने? फिजिकल ज्योग्राफी आपने उसमें पढ़ी थी। और फिजिकल ज्योग्राफी को आप दोनों संदर्भों में पढ़ा होगा आपने, विश्व के संदर्भ में भी पढ़ा होगा
और भारत के संदर्भ में पढ़ा होगा, और कुछ मात्रा में लास्ट में जाकर के राजस्थान के संदर्भ में भी आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का उच्चारण वगैरह। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी आपने कक्षा 11 में पढ़ी। फिर उसके बाद कक्षा 12 में आप आए तो भी आपने भूगोल ही पढ़ी, लेकिन भूगोल का एक नया रूप देखने को मिला, आपने उसमें पढ़ी मानव भूगोल। क्या पढ़ा आपने? मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपने इसमें पढ़ ली। इसमें आपने भारत की मानव भूगोल पढ़ी, विश्व की मानव भूगोल पढ़ी, और उसके बाद राजस्थान का कुछ पार्ट भी पढ़ा होगा आपने। कक्षा 12 और 11 की किताबों को एक बार फिर से देखना, या आप अच्छे जहन वाले हैं तो आपको मालूम होगा इस बात का कि यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो जब हम कक्षा 11 और 12 की किताबों का मुताला करते हैं तो हमको क्या मालूम चलता है कि एक जगह हमको भौतिक भूगोल मिलती है, दूसरी जगह हमको मानव भूगोल मिलती है। अब देखिए, जो भूगोल का दायरा है वो सीमित है, इसमें तो केवल आप फिजिकल ज्योग्राफी का ही अध्ययन करेंगे, इसमें कोई दूसरी शाखा नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें ऐसी ऐसी शाखाएं हैं जो बहुत कठिन विषय होते हैं। इसमें है आपके खगोल विज्ञान जिसको कहते हैं, इसमें आपके जियोमॉर्फोलॉजी, भू विज्ञान, भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वो सारी विज्ञान इसमें है, लेकिन हम इनको अलग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ओशियनोलॉजी, समुद्री विज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल का, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, बीए पार्ट फर्स्ट में हमने इसका अध्ययन किया है। मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा था हमने, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इस तरीके से 3 भागों में। जैवमंडल भी इसी में अध्ययन किया था हमने। लेकिन जब मानव भूगोल की हम बात करते हैं तो मानव भूगोल, मानव से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का भूगोल है। यानी कि आप जितने भी सब्जेक्ट अभी निकले थे 11वीं कक्षा में, उन सारे सब्जेक्टों के पीछे अगर आप भूगोल लगा देंगे तो एक नवीन शाखा, नई शाखा के रूप में निकल जाएगा। जैसे राजनीति विज्ञान हमने पढ़ी थी तो राजनीतिक भूगोल हो जाएगा। इतिहास हमने पढ़ा था, ऐतिहासिक भूगोल हो जाएगा। पॉलिटिकल हमने पढ़ा था, अर्थशास्त्र हमने पढ़ा था तो आर्थिक भूगोल हो जाएगा। समाज हमने पढ़ा था, सोशोलॉजी इसको कहते हैं, कौन सा बोलते हैं, समाज शास्त्र, तो उसमें सामाजिक भूगोल हो जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा। इस तरीके से तमाम तरीके की शाखाएं मानव भूगोल के अंतर्गत चलती हैं। इसी में हमने मानव भूगोल में सबसे पहले हमने जो हमारी बुक थी पहली वाली, जो बीए पार्ट सेकंड की सेकंड बुक है मानव भूगोल, उस मानव भूगोल का अध्ययन इसी शाखा के अंतर्गत हमने कर लिया है। अब हम जो दूसरी किताब शुरू करने जा रहे हैं, संसाधन भूगोल, ये भी किसी का पार्ट है, मानव भूगोल का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है कि मानव भूगोल में ये संसाधन भूगोल निकल के कहाँ से आ रहा है। तो मैंने आपको समझाया है, दोबारा से इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी बनवाया होगा शायद। देखिए, भूगोल है, इस भूगोल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरा क्या है, दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी कई शाखाएं हैं होने को तो, लेकिन इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 चीज़ों का ही अध्ययन किया जाता है। एक को गौण माना गया है, इसमें आप लिथोस्फीयर का अध्ययन करेंगे, जिसको स्थल मंडल कहते हैं। इसमें आप एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे, जिसको वायुमंडल कहते हैं। इसमें आप हाइड्रोस्फीयर का अध्ययन करेंगे, जिसको जलमंडल के नाम से जाना है। इन तीनों का अध्ययन करने के बाद इसमें एक चीज़ और है, बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं, उस बायोस्फीयर का अध्ययन भी इसमें ही किया जाता है, जैवमंडल। क्योंकि जीवन जो रहते हैं, जीव जंतु और वनस्पति,
वो भी इसी के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। अगर उसकी तरह इसकी शाखाएं बनाई जाए तो भी कई सारी शाखाएं हैं। इसमें गणितीय विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान है, इसमें एस्ट्रोनोलॉजी है, इसमें ज्योतिष विज्ञान है, इसमें धरातलीय जलवायु विज्ञान है, तमाम तरीके के विज्ञान इसमें भी मौजूद है। ठीक है, जब हमने मानव भूगोल प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित देखा था, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित, मानव विज्ञान संबंधित, तो वो सारी जो विज्ञान थे प्राकृतिक विज्ञान, वो सभी भौतिक भूगोल के अंतर्गत समझे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल कई शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत हम राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। हम इसमें ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। इसमें हम सामाजिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, इसमें हम सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी। इसमें हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इस आर्थिक भूगोल, जो ये आर्थिक भूगोल है, इस ही आर्थिक भूगोल के अंतर्गत एक शाखा और है जिसको कहते हैं संसाधन भूगोल, क्योंकि संसाधनों का अध्ययन अर्थव्यवस्था से संबंध में किया जाता है। ठीक है, संसाधनों का अध्ययन किसके संबंध में किया जाता है? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण बिंदु है एक संसाधन, क्योंकि किसी भी देश में कोई भी संसाधन हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन हो, उन संसाधनों का अध्ययन करने के लिए हमको आर्थिक भूगोल की आवश्यकता होती है। संसाधनों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो वैसे संसाधन भूगोल होने में तो आर्थिक भूगोल का पार्ट है, लेकिन यहाँ हम इसको स्वतंत्र रूप में पढ़ेंगे संसाधन भूगोल को। ठीक है, हम इसमें विश्व के उद्योग धंधों की बात नहीं करेंगे, हम इसमें किसी देश में पाए जाने वाले इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसी देश में पाए जाने वाले संसाधनों की बात करेंगे। संसाधन नेचुरल भी होते हैं, संसाधन बनाए भी जाते हैं। संसाधन क्या होता है, अब इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। संसाधन होता है दुनिया में पाई जाने वाली वह प्रत्येक चीज, वह हर चीज जो मानव के काम आए, संसाधन कहलाती है। अगर वही चीज मानव के काम नहीं आती है तो उसको संसाधन का दर्जा नहीं दिया जाता। ठीक है, प्रारंभ में प्राचीन काल में क्या हुआ करता था? प्राचीन काल में देखिए, मानव के पास तमाम तरीके की चीजें मौजूद नहीं थी जो आज है। सिर्फ उसके पास प्राकृतिक पर्यावरण था, प्राकृतिक वातावरण था, उसके पास पेड़ था, उसके पास जल था, उसके पास सूरज की रोशनी थी, उसके पास पत्थर थे, उसके पास मिट्टी थी। लेकिन उसको जितना मानव आज समझता है उतना मानव पहले नहीं समझता था। जितना आज जानता है उतना पहले नहीं जानता था। धीरे धीरे मानव ने उन जो भी चीज़ें थी उनका उपयोग करना शुरू किया, तो वो मानव के लिए वहाँ पर संसाधन बन गए। मानव ने मिट्टी को खोदा तो कई प्रकार की धातुएं उसको मिली, फिर उसका खनन कार्य करते मानव ने कई प्रकार की वस्तुएं इससे बना ली। तो वो खनन करते मानव ने कई सारी चीज़ें उससे बना ली। तो मानव को तब जाकर के पता लगा कि धरती के अंदर कई सारे खनिज तत्व मौजूद हैं। उन खनिजों से हम विशेष प्रकार के और तमाम तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। तो जब तमाम तरीके की चीज़ें मानव बना सकता है तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मानव ने बनाई, और तब जाकर के 20वीं शताब्दी के आसपास 1901 के बाद मानव ने इसके अध्ययन की सोची। पहले तो मानव ने इसका उपयोग किया, मानव को कोई मतलब नहीं था इसको समझने की, कोशिश करने की, या मानव को पढ़ने की, पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था पहले। आज तो चारों तरफ ज्ञान पसरा हुआ है ना, आपको मालूम होगा। तो मानव ने क्या किया? मानव ने किया ये कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को लेके आया मानव, और एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ाना शुरू किया। प्रारंभ में कुछ विद्वान आए, कार्ल शावर
आपने नाम सुना होगा, जोन्स आपने नाम सुना होगा, हाउशोफर नाम सुना होगा आपने। ये सारे विद्वान आए, मर्फी, ये सारे विद्वान आए, इन्होंने इसके क्षेत्र में अपने अपने लेख लिखे संसाधन भूगोल के मामले में। विश्व के संदर्भ में पाए जाने वाले कई सारे संसाधन जो थे, उन संसाधनों के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, अपने लेख में लिखना शुरू किया, अपने ग्रंथों में लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद एक क्रांति शुरू हो गई, जो आपके जो द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसाधनों के लूटने में, संसाधनों को हासिल करने में विश्व में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, आज भी देखिए जब दो देशों के बीच में सीमा विवाद होता है तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि वहाँ मौजूद संसाधनों को उस देश के हक में लेना। ठीक है, अभी जैसे घर में मिट्टी के खेतों के लिए लड़ाई होती है आमतौर पे, भाई भाई से लड़ता है, चाचा ताऊ आपस में लड़ते हैं, देखा होगा अपने घरों में। तो जो ज़मीन के लिए लड़ाई होती है, तो ज़मीन के लिए लड़ाई क्यों होती है? ज़मीन का टुकड़ा किस काम में आएगा? ज़मीन का टुकड़ा मानव के लिए संसाधन है महत्वपूर्ण। वहाँ वो अनाज उगाता है जो उसके लिए संसाधन का कार्य करता है, वो मिट्टी संसाधन है उसके लिए, है ना। तो इसीलिए दूसरे देश की ज़मीन लेने के लिए जब कोई देश एक दूसरे में लड़ते हैं, सीमा विवाद जो होता है वो सीमा विवाद संसाधनों का दोहन करने के लिए होता है। संसाधनों को एक दूसरे से, इस देश से उस देश में। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद है, तो कश्मीर में हालांकि वहाँ पे बर्फबारी होती है लेकिन जलवायु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो कश्मीर विवाद, दूसरी कश्मीर में कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, केसर की कृषि होती है, सेब वहाँ पर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो वो इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट तो वहाँ का पर्यटन है, जो स्वर्ग कहलाता है, विश्व का स्वर्ग, जन्नत बोलते हैं जिसको। तो उसको हड़पने की बात है, पाकिस्तान उस पर कब्ज़ा अपना जमाने की कोशिश करता है, भारत ने अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी देश की जो संसाधन होते हैं वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अक्सर दुनिया में इन संसाधनों के लिए लड़ाई हुआ करती है। जिम्मरमैन नाम के एक विद्वान आए, उन्होंने संसाधनों के बारे में हमको बताया कि मानव के काम में आने वाली वो चीज़ जो मानव के लिए उपयोगी हो वही संसाधन कहलाता है। 1953 में इनकी किताब थी एक, क्या थी किताब? विश्व के उद्योग और विश्व के, क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम, जो भी आपने देख लेना उसका नाम क्या है, विश्व के संसाधन और उद्योग, इस तरीके का कुछ नाम था उस किताब का। तो वो किताब ये लेके आए और उसमें इन्होंने संसाधनों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दुनिया को प्रोवाइड कराई। मैंने आपको नोट्स लिखवा दिए हैं इसके बारे में, आप देख लेना उसमें। तो जब जिम्मरमैन नाम के विद्वान आए तो जिम्मरमैन नामक विद्वान ने सारी चीज़ों को खोल खोल करके बताना शुरू किया और विश्व जगत को संसाधनों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिर आगे चल करके हमने इसके अध्ययन के लिए संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। संसाधन इतने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, संसाधन कौन से नव्यकरणीय होते हैं, कौन से अनव्यकरणीय होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। और वर्तमान में विश्व के सभी देशों में संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण है। जो देश संसाधनों की दृष्टि से अपने आप को पर्याप्त मात्रा में संसाधनों से पूरित रखता है, वह देश वर्तमान में विकसित देशों की श्रेणी में आता है। और जो देश संसाधनों की दृष्टि से कमज़ोर है, वह देश विश्व के पिछड़े हुए देशों में आता है। आपको एक बात बता दूं मैं आपको, जो अमेरिका है, यूएस है, वह विश्व में वर्तमान में बड़ा देश माना जाता है, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। तो देखिए, जो शक्तिशाली होता है वो अपने साथ उसका दिमाग भी काफ़ी चलता है, इसके पास ताकत होती है ना, तो ताकत के साथ साथ वो दिमाग भी, जो हुकूमत करता है पूरे विश्व पर, तो उसके पास कुछ तो होगा ना। देखिए वहाँ विश्व में अरब के बाद, सऊदी अरब के बाद बहुत बड़े तेल के भंडार वहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। पेंसिल्वेनिया में और कैलिफोर्निया में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तेल के भंडार का पता लगा है, लेकिन अमेरिका उनमें उत्पादन नहीं करता, वहाँ से तेल नहीं निकालता वो। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि विश्व में तमाम जगहों पर जहाँ पर तेल निकाला जा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है
कि संसाधन है और संसाधन समाप्य होते हैं बहुत से। तो तेल, एक खनिज तेल जो है वो संसाधन समाप्य है, समाप्त होने वाला है। तो उसको ये मालूम है कि विश्व के जितने देश है, विश्व के जितने देश जहाँ तेल का उत्पादन होता है, वो तेल का उत्पादन धीरे धीरे जो है सारे तेल उत्पादन एक दिन समाप्त होंगे। तो अरब देशों में और जो इस्लामिक कंट्रीज है अरब देशों के आसपास जहाँ तेल निकाला जाता है, वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर जो तेलों का उत्पादन होता है तो वो ये देखता है कि तेल का उत्पादन यहाँ से जितनी मात्रा में हो सके हो जाए। जब यहाँ पर ख़त्म होगा तब हम अपना निकालेंगे और विश्व को पूरे को तेल हम वितरित करेंगे। तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे पैसा ले सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी होती है इसके पीछे, संसाधनों के पीछे। जब संसाधन मौजूद है तभी तो उसने ये दिमाग लगा लिया ना। अगर संसाधन उसके पास मौजूद नहीं होता तो वो ऐसा काम करता क्या। जब हमारे पास कोई चीज़ है तो हम, इसका मतलब हमारे पास हौसला है, ताकत है, लेकिन हमारे पास जब कोई चीज़ नहीं होगी तो ना तो हमारे पास हौसला रहेगा ना ताकत होगी, हम मजबूर हो जाएंगे, हम पिछड़े हुए हो जाएंगे। आप कभी महसूस करके देखना, कभी आप जाओ जयपुर की तरफ जाओ या कभी आप किसी बड़े शहर की तरफ जाओ, एग्ज़ाम देने के लिए जाओ या किसी रिश्तेदार के घर जाओ, तो जब तक आपके जेब में पैसा है आप सुकून से किसी भी बस में, किसी भी ट्रेन में, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, है ना। आप चाहे एसी वाली बस में बैठिए, चाहे एसी वाली ट्रेन में बैठिए, आप बैठ सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपके पास पैसा है। आपको अगर कोई दो चार बातें भी कह देगा तो आप पैसों के माध्यम से उसको चुप कर सकते हैं, भाई मेरे पास पैसा है। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप किसी भी बस में, थर्ड क्लास बस में बैठ जाएंगे आप, तो भी आपको मन में संशय रहेगा, डर रहेगा कि कोई डांट ना दे, कभी पैसा नहीं हो, उतार नहीं दे बीच में। ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी में चलती रहती है, होता है ना ऐसा। तो यही चीज़ें हैं जब मानव के पास संसाधन मौजूद है तो वो देश या वो मानव विकसित माना जाता है। जिसके पास संसाधन नहीं है वो अविकसित या पिछड़े हुए देशों में गिना जाता है। तो संसाधन किसी भी देश व्यवस्था का अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। संसाधन भूगोल को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है जितना मैं समझा पाया आपके उतनी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर धीरे धीरे एक एक चैप्टर को इसी तरीके से मैं आपको समझाता रहूँगा। फिर इसके बाद हम संसाधनों के प्रकार देखेंगे। संसाधनों के प्रकार के बाद कुछ और चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे जो हमने पहले अध्ययन कर लिया, और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे इसमें, क्योंकि वो जो नोट्स थे वो थोड़े सीमित थे। हम इनको एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ इन ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।